नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का वीडियो हमारा स्त्रियों में एक रहस्यमय बीमारी पाई जाती है जिसे आजकल हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। ये बीमारी 25-30 साल पहले, 40 साल पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी पिछले 3-4 जो दशकों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैली है और इसको अभी तक समझ नहीं पाए कि ये बीमारी क्यों हो रही है। इसके कारण 25 से 30% युवा स्त्रियों को गर्भधारण में परेशानी आती है। इसको आजकल नाम देते हैं, या तो हम कहते हैं इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, या गर्भाशय में एक तरह की मोटी परत बिछ जाना कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज एंडोमेट्रियोसिस को लेकर बहुत सारी स्त्रियां परेशान हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ परेशान हैं कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। इस बीमारी के कारण स्त्रियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी सामान्यतः युवा स्त्रियों को होती है, जो 20-25 साल से 30 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र में दिखाई पड़ती है। 35 से 40 साल के बाद इस बीमारी का प्रकोप अचानक ऑटोमेटिकली घट जाता है। इस बीमारी का संबंध जो कुछ स्त्रियों गुण वाले हार्मोन्स के साथ स्थापित किया गया है। जो स्त्रियों में 2 तरह के हार्मोन्स मिलते हैं, जिनको एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन के कारण उनमें मासिक चक्र की शुरुआत होती है और मासिक चक्र के बाद जब गर्भाधारण हो जाता है तो उनमें एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, उसकी जगह प्रोस्टोजिन नामक हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो क्योंकि 35-36 के बाद कुदरती रूप में स्त्रियों में एस्ट्रोजन का लेवल घटता है, इसलिए कुछ शरीर शास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस एंडोमेट्रियोसिस का संबंध स्त्रियों के इन 2 हार्मोनों के साथ स्थापित करते हैं। इस स्थिति में स्त्रियों का जो शरीर है एक असमान व्यवहार दर्शाने लगता है। जैसे गर्भाशय के ऊपर एक पतली परत होती है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम जो परत है या जो झिल्ली है, वो गर्भाशय के अलावा कई और स्थानों पर विकसित होने लगती है, जैसे कि पेल्विक क्षेत्र में है, योनि के आसपास है, कभी कभी ओवरी या इसको हम कहते हैं अंड ग्रंथि कहते हैं, डिम्ब ग्रंथि कहते हैं, वहाँ विकसित हो जाती है। और कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम की परत है वो मूत्राशय के ऊपर भी देखी जाती है, और कभी कभी ये क्षुद्र आंत और बृहद आंत के ऊपर भी देखी जाती है। इस स्थिति में इन सभी स्थानों पर या तो ये एक परत थोड़ी मोटी हो जाती है, या फिर वहाँ छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें विकसित हो जाती हैं। इन मांसों का, इन गांठों का या इन परत का व्यवहार ठीक गर्भाशय जैसी स्थिति में रहता है। जैसे प्रत्येक मासिक के समय स्त्रियों के गर्भाशय की परत जो निश्चित भ्रूण है उसको स्थापित करने के लिए तैयार रहती है और उसको अपने से जोड़ने के लिए तत्पर रहती है। ठीक इसी प्रकार जब स्त्री को 27-28 दिन में मासिक की शुरुआत होती है, उससे पहले उनकी जो एंडोमेट्रियम नामक ये परत है ये घटती है और फिर फूट के फटती है। इस समय इसमें रक्तस्राव होता है, जैसे कि सामान्य रक्तस्राव में गर्भाशय के साथ होता है। तो ये गर्भाशय में जो रक्तस्राव होता है मासिक के दौरान, वो तो एक प्राकृतिक मार्ग से बह के बाहर आ जाता है, लेकिन जब ये एंडोमेट्रियोसिस में जो गर्भाशय की असमान परत है किसी और स्थान पर विकसित होती है, तो वहाँ से ये जो रक्तस्राव होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ बाहर निकलने के लिए ना तो कोई नाली रहती है, ना कोई स्थान रहता है, ना कोई छिद्र रहता है। इसलिए वहाँ जो जब रक्तस्राव होता है तो ये रक्तस्राव वहीं संचित होने लगता है और धीरे धीरे या तो वो गांठ का रूप आकार ले लेता है या उस परत को मोटा कर देता है। ऐसी स्थितियों में तो जो स्त्रियां हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो गई है, उनको या तो मासिक से पहले दर्द की अनुभूति होती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, या इनका मन उच्चाट करता है, हल्का बुखार भी उन्हें आ जाता है, और कई बार उनको सेक्स के समय भी अति
दर्द की अनुभूति होती है। इससे बहुत सारी स्त्रियां यौन समागम से अपने को बचाने लगती हैं, दूर भागती हैं, या ऐसी स्त्रियों को जब मासिक धर्म के आसपास बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस में कभी कभी स्त्रियों का वजन भी बढ़ने लग जाता है, पेट भी फूलने लगता है। तो ये सारी स्थितियां हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में देखी जाती हैं। कई स्त्रियों को एंडोमेट्रियोसिस के साथ में जो मासिक धर्म जब होता है तो उसमें रक्तस्राव की मात्रा बढ़ जाती है। रक्तस्राव के कारण जब अतिरिक्त रक्तस्राव होता है तो उनमें खून की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा खून बहेगा तो ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन इसके साथ में कुछ और लक्षण विकसित होते हैं, जैसे कि वो अपने आप में घबराहट महसूस होती हैं, उनके व्यवहार में डिप्रेशन जैसे सब लक्षण विकसित हो जाते हैं, या लड़ने के लिए उतारू हो जाती हैं, या वो अपने को काट के किसी कमरे में बंद कर लेती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। और देखने में आया है कि जिन स्त्रियों को एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत रहती है उनमें से 25 से 3% युवा स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उनका गृहस्थ जीवन सामान्य नहीं रहता। इसलिए जब ऐसी स्त्रियां या तो मासिक स्राव की अतिरिक्त मात्रा को लेकर किसी डॉक्टर से मिलती हैं, या अन्य दिक्कतों को लेकर किसी चिकित्सक परामर्श करती हैं, तो वहाँ इस रोग के बारे में जानना सहज संभव नहीं होता। लेकिन आजकल थोड़ा हो गया है, क्योंकि जैसे ही कोई स्त्री किसी चिकित्सक के पास जाती है तो वो रक्त जांच के साथ में उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में ये पता लग जाता है, ये पकड़ में आ जाती है कि इनकी या तो गर्भाशय की परत मोटी है, या किसी अन्य स्थान पर ऐसी परत विकसित हो रही है, या ऐसी गांठें बन गई हैं जिनके कारण स्त्री को परेशानी है। तो अब तो निदान सहज हो गया, लेकिन पहले इसका निदान सहज नहीं था। तो जो एंडोमेट्रियोसिस है, निदान तो सहज हो जाता है, लेकिन इसका निपटारा कैसे करें, इससे मुक्ति कैसे पाएँ, इसकी चिकित्सा कैसे करें, ये अभी भी चिकित्सकों के लिए कठिन प्रश्न है। क्योंकि इस रोग का संबंध यथार्थ रूप में देखा जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन से है, या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से है। क्योंकि आजकल हम बहुत मात्रा में ये अप्राकृतिक जो हार्मोन से सेवन कर रहे हैं, कि बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने प्राकृतिक मासिक स्राव को रोकने के लिए दवाइयां खाती हैं। जैसे कि आजकल हीरोइंस हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्समैन्स हैं, या कॉलेज में पढ़ने वाली स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं। तो इसके कारण उनका मासिक चक्र डिस्टर्ब होता है। तो उनके शरीर में जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स अतिरिक्त मात्रा में जाता है तो गर्भाशय की परत किसी और अन्य स्थान पर विकसित होने लगती है। या आजकल डेयरी प्रोडक्ट में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गाय भैंसों को ये लगाते हैं तो उनके दूध से फिर ये डेयरी प्रोडक्ट में पहुंच जाता है। डेयरी का दूध तो इसके लिए सबसे प्रमुख कारण है। तो जब ऐसे दूध को हम सेवन करेंगे या ऐसे दूध का प्रयोग हम करेंगे तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स जाएंगे, तो ऐसी परतें विकसित होती हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध अंडे के साथ में भी है, क्योंकि अंडों में भी कैसे कई तरह के हार्मोन्स रहते हैं। कई अप्राकृतिक हार्मोन्स रहते हैं, कोई मुर्गी के हार्मोन्स रहते हैं। तो जब हम बचपन से लड़कियों को ऐसे अंडे खिलाते हैं, या अंडे के और दूसरी चीज़ें खिलाते हैं, अंडे का आमलेट देते हैं या अंडे की भुर्जी देते हैं, तो उनके शरीर में ये हार्मोन्स अतिरिक्त मात्रा में पहुंच के ऐसे स्थितियां पैदा करते हैं। इस पर विवाद है कि इसका जो एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ संबंध तो अप्राकृतिक आहार से, हमारे खाने पीने के साथ से है ही है। क्योंकि आजकल हमारे जो पैक्ड खाने हैं, पैक्ड भोजन हैं, उनमें बहुत सारे तरीके के हार्मोन दवाइयाँ मिलाई जाती हैं जो हमारे शरीर में पहुंच के हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। और जब डिस्टर्ब करती हैं तो ऐसी स्थितियाँ विकसित हो जाती हैं। स्त्रियों में, लड़कियों में तो जो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या आ रही है, लड़कों में भी ऐसी समस्या आ रही हैं। लड़कों में भी हार्मोन्स के जो संतुलन है गड़बड़ा रहे हैं, उसके कारण में देखा जाए तो फीमेल करैक्टर्स पैदा होने लगे हैं। कुछ लड़के अपने को लड़कियों के भाव जैसे मानते हैं कि ऐसे उनके अंदर लड़की का समावेश है। होमोसेक्सुअलिटी और बायोसेक्सुअलिटी के कारण भी इनको एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। तो
एक हमारे खान पीने के साथ में, हमारे अप्राकृतिक आहार के साथ में इनका सीधा संबंध है। एंडोमेट्रियोसिस एक खतरनाक बीमारी है जिसके कारण 25% से 30% स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती, संतानहीन की स्थिति में आ जाती हैं, उनकी मानसिक दशा खराब हो जाती है। अब इसका है कि इसका उपचार क्या है। तो यदि हम आज के पैथी में देखें, मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखें, तो उसका एक उपचार बचता है कि हम उनको, जो रोगी हैं, उन्हें जो अप्राकृतिक केमिकल युक्त हार्मोन्स हैं वो दें, या तो उनको एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन की डोज दें, या फिर हम इनके कुछ और उपाय करें। यदि हम एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन देंगे तो उनमें एक अलग गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्त्रियों में समय पूर्व मोनोपोज की स्थिति भी आ सकती है, या उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, दाढ़ी निकल आ सकती है, या उनके हाव भाव में परिवर्तन आ सकता है, उनकी यौन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो सकती है, और भी कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए मैं तो इन अप्राकृतिक या रसायन आधारित दवाओं के बिल्कुल विपरीत हूँ। हाँ, यदि कोई जटिल स्थिति है, गंभीर अवस्था है, तो ऐसे में अपने चिकित्सकीय परामर्श से ऐसी दवाएं सेवन करनी चाहिए। सामान्यतः उनका प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सहज सिंपल सा इलाज है कि आप अशोक का प्रयोग कर सकते हैं। अशोक घृत के नाम से एक प्रोडक्ट कई जगह, कई फार्मेसी बनाती हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप अशोक अरेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या सुंदरी कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हैं। आप अपने घर अशोक की छाल लाके उसको दूध में उबाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। अशोक की छाल की जो मात्रा है वो 3 ग्राम दिन में 2 बार है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अशोक के साथ में चाहें तो कुमारी आसिफ का प्रयोग कर सकते हैं। घृत कुमारी में, जिसे एलोवेरा कहते हैं, उसमें भी मासिक की सफाई के लिए, रजो शराब के लिए बहुत अद्भुत गुण हैं। उनमें वही गुण हैं जो हमारे प्राकृतिक एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स में रहते हैं, तो आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन असंतुलन है वो हमारी मानसिक दशा के साथ भी संबंधित रहता है। यदि हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो निश्चित ही उसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनमें बहुत सारी स्त्रियों को तो मासिक स्राव ही नहीं होता, रुक जाता है, या कभी कभी 1 महीने में 2 बार आ जाता है। तो यदि मानसिक तनाव से उनमें ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो निश्चित ही एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी इसका सीधा संबंध है। तो मानसिक तनाव से दूर रहें। मानसिक तनाव से आप कैसे दूर रह सकते हैं? तो उसका सीधा सा है कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना डालें। आप संगीत सुनें, घर में सामंजस्य का माहौल बनाए रखें, अपने मित्रों के साथ में समय व्यतीत करें। आप चाहें तो हो सकता है सुबह शाम किसी बगीचे में जाके आप वॉक कर सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगते है तो किसी फूल वाटिका में समय व्यतीत करें, कि फूल और प्राकृतिक सौंदर्य हमारे मस्तिष्क पर सीधा इफेक्ट करता है। वो हमें तनाव से मुक्त करता है, तनाव से दूर ले जाता है, और जब हम तनाव से दूर रहेंगे तो निश्चित है हमारे शरीर में एक समतुल्य की स्थिति बनी रहेगी। आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के बारे में बहुत जोर देता हूं, क्योंकि पिछले 20 सालों से ध्यान पर मैंने बहुत अध्ययन किया है। ध्यान निरोगी स्थिति के लिए एक अमृत बाण के तुल्य एक रास्ता है। ये संजीवनी है। यदि हम ध्यान का निरंतर प्रयोग करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान एक जटिल प्रक्रिया है, उसको सीखने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान भी नहीं करना चाहें तो आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, या आप भ्रष्टका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये ज़्यादा अतिरिक्त समय नहीं है। योगा अभ्यास भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इतना करेंगे तो आपको एंडोमेट्रियोसिस में बहुत लाभ होगा। आप करके देखिए, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा आया, आपको मेरी ये जानकारी कितनी पसंद आई, इसके संबंध में मुझे अवश्य लिखें। आपकी कोई और समस्या हो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में मैसेज दें। और एक आपसे है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।